यह खूबसूरत महिला दक्षिण कोरिया की सबसे मशहूर महिलाओं में से एक है। वह जहां भी जाती है मीडिया की चमकती फ्लैश लाइट्स हमेशा उसके साथ रहती हैं। जब भी वह कोई कपड़ा पहनती है कंपनी के प्रमोशन के बाद वह तुरंत बिक जाता है। लेकिन हीजू नाम की यह महिला कोई सुपरस्टार नहीं है बल्कि सी ग्रुप की दूसरी बेटी है, एक चाइबोल अमीर कारोबारी परिवार। हालांकि उसके पास दौलत और खूबसूरती दोनों है, फिर भी उसकी अपनी चिंताएं हैं। हाल ही में सी ग्रुप के प्रोडक्ट्स की बिक्री तेजी से गिर रही है। हीजू तुरंत सभी विभागों के प्रमुखों की मीटिंग बुलाती है और उनसे कहती है कि वे उसके निर्देशों का पालन करें और सम्राट के जन्मदिन की पार्टी में माहौल गर्म करें। 21वीं सदी में दक्षिण कोरिया ने एक कानूनी साम्राज्य को अपनाया हुआ है। सम्राट अब भी मौजूद है, हालांकि उसके पास असली सत्ता नहीं है, लेकिन वह देश का प्रतीक है। हालांकि हीजू एक अमीर चाइबोल की नाजायज बेटी है, लेकिन उसकी हैसियत के हिसाब से वह सिर्फ एक आम इंसान है और कई लोगों से नीचे मानी जाती है। आज सम्राट का जन्मदिन है। बिक्री बचाने के लिए हीजू खुद को प्रमोशन के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला करती है, लेकिन महल एक ऐसा स्थान है जहां सख्त नियम है। यहाँ सिर्फ शाही परिवार, बड़े लोग और सम्मानित मेहमान ही आते जाते हैं। पार्टी में एक कुलीन महिला हीजू को अपमानित करती है और कहती है कि वह सिर्फ एक आम इंसान और नाजायज बेटी है जिसे 10 साल की उम्र में चेयरमैन के पास लाया गया था। लेकिन हीजू कोई दबने वाली लड़की नहीं है। वह उस महिला के सामने पानी फेंक देती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है। उसके सौतेले भाई भी उसे अपमान करते हैं, लेकिन हीजू डटकर जवाब देती है और उन्हें बेवकूफ और निकृष्ट कहती है। सम्राट के जन्मदिन का समारोह शुरू होने वाला होता है। सभी लोग हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन काफी देर तक कार्यक्रम शुरू नहीं होता। सभी लोग चुपचाप इंतजार करते हैं। हीजू समझ जाती है कि वे सभी महान राजकुमार रियान का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सम्राट अभी युवा है, इसलिए राजकुमार रियान जो दूसरे बेटे हैं असल में शाही परिवार की असली ताकत है। आखिरकार सबकी उम्मीदों के बीच रियान आता है, लेकिन वह नियमों की परवाह किए बिना शाही कपड़ों की जगह शिकार के कपड़े पहनकर आता है। भव्य समारोह के मुकाबले उसका लुक बिल्कुल अलग और साधारण लगता है। जब सम्राट अपनी इच्छा लिख रहा होता है तब कार्यक्रम का अगला हिस्सा शुरू होता है। हीजू महल में फोन सिग्नल ढूंढने जाती है। वह चोरी छिपे रियान के पास पहुंचती है। रियान शांत लेकिन सख्त आवाज में उससे उसका नाम पूछता है। हीजू अपना नाम बताती है। रियान उसे डांटता है क्योंकि वह प्रतिबंधित क्षेत्र में आई है और उसे तुरंत जाने का आदेश देता है। उसी समय अचानक एक जोरदार धमाका होता है। रियान तुरंत जांच करने जाता है और देखता है कि महल आग की लपटों में घिरा हुआ है। राजमाता डावेजर बिना कुछ पूछे रियान को थप्पड़ मारती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह फिर से सम्राट की जान लेने की कोशिश कर रहा है, जैसा उसने पहले किया था। खुशकिस्मती से सम्राट को कोई चोट नहीं लगती, लेकिन इस घटना के कारण समारोह जल्दी खत्म हो जाता है। हीजू वापस आती है और उसकी सेक्रेटरी उससे पूछती है कि क्या वह रियान से नफरत करती है। दरअसल अतीत में हीजू और रियान एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सेक्रेटरी की बात सुनकर हीजू की यादें कई साल पीछे चली जाती हैं। एक रात हीजू स्कूल में शूटिंग प्रतियोगिता की प्रैक्टिस के लिए महल में छिपकर जाती है। तभी रियान वहां आता है और सख्त लहजे में कहता है कि वह नियम तोड़ रही है और उसे सजा मिलेगी। लेकिन हीजू झिझकते हुए पूछती है कि क्या रियान को भी उसी प्रतियोगिता में अंक मिलेंगे। जब रियान हाँ कहता है तब भी हीजू आश्वस्त नहीं होती। वह बताती है कि उसके साथी ने उसकी चाबी चुरा ली थी और उसे समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को इतनी आसानी से विशेष अनुमति क्यों मिल जाती है। जैसे रियान को दृढ़ निश्चय के साथ हीजू कहती है कि वह धमकी से डरकर अपने अंक नहीं छोड़ेगी। दूसरी ओर महल में रियान शादी के दबाव में है। राजमाता उससे मिलने आती है और अपनी नाराजगी जाहिर करती है। महल में लगी आग के कारण रियान लगभग खतरे में पड़ गया था, लेकिन पूरे देश को सिर्फ उसके चेहरे की चिंता है क्योंकि वह असली शक्ति का केंद्र है। राजनीतिक नेता, व्यापारी और आम लोग सब उसके साथ खड़े रहना चाहते हैं। रियान की बढ़ती ताकत को देखकर राजमाता उसे कमजोर करने के लिए उससे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने को कहती है। शादी के बाद उसे महल छोड़ना होगा और वह सत्ता से दूर हो जाएगा। जब राजमाता अपना अंतिम फैसला सुनाती है तो रियान की आंखों में बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। बचपन में उसने पिता की हर बात मानी, पढ़ाई में अव्वल रहा, लेकिन दूसरे बेटे होने के कारण उसे कभी खास महत्व नहीं मिला। यह सब कुछ सत्ता के संघर्ष को रोकने के लिए था। उसके पिता ने तो अपना नाम भी 2 बार बदल लिया था। महल के बाहर हीजू भी शादी की परेशानी झेल रही थी। उसके पिता चेयरमैन उसके लिए शादी तय करना चाहते थे, लेकिन
लेकिन जब हीजू को पता चला कि उसका होने वाला पति सिर्फ एक छोटी कंपनी का प्रतिनिधि है जो किसी भी बड़े स्तर पर असर नहीं डाल सकता, तो वह बहुत नाराज हो गई। हीजू ने साफ कहा कि वह कोई बेवकूफ लड़की नहीं है, वह एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैरिज के लिए तैयार है, लेकिन वह बराबरी का और फायदेमंद गठबंधन होना चाहिए। उसकी भाभी ने उसे समझाया कि वह इतनी स्वार्थी न बने, लेकिन हीजू ने तुरंत पलटकर जवाब दिया कि उसकी भाभी ने भी अपने फायदे के लिए ही उसके भाई से शादी की होगी। अपने भाई के सामने हीजू गंभीर नजरों से कहती है कि अगर उसने सही पत्नी को जन्म नहीं दिया होता तो उसका भाई उसके लायक भी नहीं होता। अपने पिता के सामने हीजू साफ घोषणा करती है कि वह कभी भी किसी अयोग्य आदमी से शादी नहीं करेगी। सेक्रेटरी उसके लिए लड़कों की एक लिस्ट लाती है, लेकिन हीजू संतुष्ट नहीं होती। उस लिस्ट में भले ही कंपनी के मालिक हों, लेकिन कंपनियां छोटी हैं और उम्मीदवार भी उसे आकर्षक नहीं लगते। हीजू सोचती है उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो काबिल हो, अमीर हो और दिखने में भी अच्छा हो, लेकिन ऐसा मिलना इतना मुश्किल क्यों है। इसी बीच सम्राट के जन्मदिन समारोह में अपने कपड़ों के कारण राजकुमार रियान फिर से चर्चा का केंद्र बन जाता है। शाही परिवार उसे परंपराओं का अपमान करने के लिए कोसता है, लेकिन आम लोग उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी पर फिदा हो जाते हैं। हीजू भी रियान पर ध्यान देती है। उसे लगता है कि पूरे देश में सिर्फ वही एक आदमी है जो उसकी हर शर्त पर खरा उतरता है। अचानक हीजू के मन में एक आइडिया आता है, क्यों न रियान को ही अपना पति बना लिया जाए। जैसे ही यह विचार आता है, हीजू तुरंत एक्शन लेती है। वह रियान को शादी का प्रस्ताव भेजती है, लेकिन उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। फिर भी हीजू हार नहीं मानती, वह दूसरा आवेदन भेजती है। इस बार अलग नाम से। पहले आवेदन में उसने अपना नाम इस्तेमाल किया था, लेकिन दूसरे में उसने खुद को दूसरे राजकुमार की साथी जैसा नाम दिया। फिर भी रियान ठंडे तरीके से मना कर देता है। हीजू सोचती है कि शायद उसने कोई कारण नहीं दिया, इसलिए इस बार वह अपने आवेदन में कारण लिखती है। वह वादा करती है कि यह शादी देश के विकास में मदद करेगी, लेकिन फिर भी आवेदन बार बार रिजेक्ट होता रहता है। हर बार की नाकामी से हीजू थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन वह शांत होकर सोचती है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन महल में रियान ने उसे जूनियर कहा था। यह याद आते ही हीजू अपना नाम बदलकर जूनियर रखकर फिर से आवेदन भेजती है और इस बार खुद को उसका सलाहकार बनने की मांग करती है। हैरानी की बात, इस बार उसका आवेदन स्वीकार हो जाता है। अगले दिन हीजू अच्छे से तैयार होकर महल जाती है और रियान से मिलती है। रियान पूछता है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? हीजू मासूमियत से जवाब देती है, मैं आपसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। एक खूबसूरत बिजनेस वुमन जो एक सम्राट के पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई है, वह जहाँ भी जाता है उसके पीछे पीछे पहुँच जाती है। अपने दिल की बात मनवाने के लिए वह अपना अहंकार छोड़ देती है और बार बार अपने प्यार का इजहार करती है। जब हीजू जल्दी जल्दी शादी की बात करती है तो रियान उसकी आंखों में देखता है और उससे शादी का असली कारण पूछता है। हीजू सीधा जवाब देती है, वह एक बड़े परिवार से है, काबिल है और अगर उनकी शादी पर लोग उंगली उठाएंगे तो वह अकेले उन सभी अफवाहों का सामना करेगी। लेकिन ये जवाब रियान को संतुष्ट नहीं करते, वह तुरंत उसे ठुकरा देता है। इसके बाद भी हीजू हार नहीं मानती, वह हर जगह उसका पीछा करती है। रेस ट्रैक से लेकर प्राइवेट रेस्टोरेंट तक, सिनेमा से लेकर सड़कों तक रियान उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी छिप नहीं पाता। अब हालत ये हो जाती है कि रियान हर बार बाहर जाते वक्त अपने कपड़ों तक को लेकर परेशान रहता है कि कहीं हीजू अचानक सामने न आ जाए। इसी बीच हीजू को उसके जीजा याद दिलाते हैं कि आज उसका तय किया गया ब्लाइंड डेट है, अगर वह नहीं गई तो उसके पिता उसकी कॉस्मेटिक कंपनी बंद कर देंगे। मजबूरी में हीजू ब्लाइंड डेट पर जाती है। वह आदमी मिस्टर किम देखने में अच्छा, लंबा और सभ्य लगता है, लेकिन हीजू को उसमें कोई खास बात नहीं लगती। वह सीधे पूछती है, क्या वह शादी के बाद उसके साथ मिलकर उसके भाई को हराने और कंपनी पर कब्जा करने में मदद करेगा? बदले में वह उसे बहुत पैसा देने का वादा करती है। यह सुनकर मिस्टर किम डर जाता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसी बीच रियान को पता चलता है कि हीजू किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर गई है, तो वह बेचैन हो जाता है। बाद में उसका मैनेजर बताता है कि हीजू का जन्मदिन आने वाला है। वह यह भी कहता है कि हीजू को बहस करना पसंद है। यह सुनकर रियान हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हीजू महल की खतरनाक राजनीति में फंस जाए। महल के अंदर की दुनिया एक अंधेरी खाई की तरह है, जहाँ हर मोड़ पर खतरा है।
रियान को अपने अतीत की याद आती है। उसका बड़ा भाई जो किसी कारण से विरोध कर रहा था, लेकिन सम्राट ने उसे मना कर दिया। उस रात महल में आग लग गई और उसका बड़ा भाई उसी आग में मर गया। अपने भाई की मौत के बाद रियान को अपने आंसुओं और दुख को दबाना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि अब से उसे ही सब कुछ संभालना है। उसे भारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है, गलतफहमियों को सहना पड़ता है और युवा सम्राट को सिंहासन तक पहुंचाने में मदद करनी होती है, ताकि देश की नींव मजबूत रह सके। आज युवा सम्राट पुरस्कार जीतने वाली कंपनियों को सम्मान देने वाला है। उस सुबह महारानी उसे सख्ती से निर्देश देती है कि वह सब कुछ सही तरीके से करे और अपने चाचा राजकुमार रियान ली वैन पर निर्भर न रहे। लेकिन समारोह से पहले युवा सम्राट घबराकर रियान को बुलाता है। रियान तुरंत उसके पास आता है, सुरक्षा और सचिव को हटाकर उसका हाथ पकड़ता है और वादा करता है कि वह उसके साथ रहेगा। समारोह शुरू होते ही सभी कैमरे और निगाहें युवा सम्राट पर टिक जाती हैं, जिससे वह घबरा जाता है। उसी समय रियान आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे मंच पर लेकर जाता है। ली झींग हिजू भी इस समारोह में शामिल होती है। आज उसने बेहद खूबसूरत और आकर्षक कपड़े पहने हैं। समारोह में उसे सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार मिलता है। मंच पर युवा सम्राट उसके सिर पर सम्मान की टोपी रखता है और रियान उसे उसका फोन देता है। मौका पाकर वह जोर से कहती है, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। पुरस्कार मिलने के बाद उसी टोपी के साथ एक सेल्फी लेती है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिसमें रियान भी नजर आता है। अगर यह पोस्ट वायरल हो जाए तो कंपनी के शेयर गिर सकते हैं। जब यह खबर सामने आती है तो एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आने वाला मिन जंग वू झेंग डब्ल्यू बहुत खुश होता है और तुरंत काम छोड़कर उसे मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वह हाई स्कूल के समय से ही ली झींग को जानता है और उसका पुराना दोस्त भी है। वह दिखने में भी काफी आकर्षक है, यहाँ तक कि कुछ लोग उसे रियान से भी ज्यादा हैंडसम मानते हैं। रेस्टोरेंट में वह उसे खाना खिलाता है और जब उसे सम्मान की टोपी पहने देखता है तो उसकी आंखों में छुपा प्यार साफ झलकता है। उसे याद आता है कि स्कूल के समय ली झींग लगभग हर प्रतियोगिता जीतती थी और यहाँ तक कि उसने उसे बॉक्सिंग जैसी तकनीकें भी सिखाई थी। लेकिन शायद ली झींग को कभी एहसास नहीं हुआ कि जंग वू उससे प्यार करता है। इसी बीच रियान अचानक बीमार पड़ जाता है, लेकिन अस्पताल जाने से मना कर देता है ताकि कोई हंगामा न हो। वह सिर्फ कुछ डॉक्टरों को निजी तौर पर बुलाता है। ली झींग को जब यह पता चलता है तो वह डॉक्टरों से कहती है कि वे उसे मरीज बताएं ताकि वह अंदर जा सके। वह जंग वू से कहती है कि उसे महल वापस जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बेहतर डॉक्टर हैं, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। इसी दौरान खबर मिलती है कि ली झींग होटल पहुंच गई है। वह तुरंत उसे छिपने को कहता है ताकि कोई उसे देख न सके। उसे बचाने के लिए वह जानबूझकर अपने कपड़े बदलने लगता है और उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहता है। घबराई हुई ली झींग वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसका बैग वहीं छूट जाता है। जब वह वापस आती है तो वह उसे कमरे में देख लेती है। वह तुरंत चेतावनी देता है कि अगर कोई गलतफहमी हुई तो वह मुसीबत में पड़ जाएगी। अगले दिन तक यह अफवाह पूरे देश में फैल जाती है कि ली झींग और रियान का कोई गुप्त रिश्ता है। मीडिया इसे राजकुमार की सीक्रेट लवर कहकर वायरल कर देता है। यहाँ तक कि डॉक्टरों के होटल आने जाने की वजह से यह भी अफवाह फैलती है कि वह प्रेग्नेंट है। मीडिया में हंगामा मच जाता है, लेकिन ली झींग चुप रहती है। उसकी सेक्रेटरी उसे चेतावनी देती है कि यह बहुत गंभीर मामला है। पहले जब उसने एक पॉप स्टार को डेट किया था तो फैंस ने उस पर अंडे फेंके थे और उसकी गाड़ी तक तोड़ दी थी, लेकिन इस बार मामला अलग है। रियान के फैंस पूरे देश में हैं और कोई भी उसके खिलाफ जा सकता है। इस स्थिति में सेक्रेटरी चोई उसे तुरंत महल जाकर बात करने को कहती है, लेकिन ली झींग जिद करती है कि वह अपने प्राइवेट घर जाएगी और रियान को वहीं आने के लिए कहती है। रियान वहां पहुंचकर उससे माफी मांगता है कि उसने उसे इस मुसीबत में डाल दिया। मुआवजे के तौर पर वह कहता है कि वह उससे कुछ भी मांग सकती है। तब ली झींग एक लाल कपड़ा खोलती है जिसमें वह सम्मान का फूल दिखाती है जो उसने घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतकर हासिल किया था। वह अपने अतीत के बारे में बताती है। उसका बड़ा भाई बिल्कुल नाकाबिल है, फिर भी उसके पिता उसे ही वारिस मानते हैं क्योंकि उसने एक प्रभावशाली परिवार में शादी की है। इसी वजह से ली झींग ने ठान लिया कि वह अपनी पहचान खुद बनाएगी और अपने स्तर से ऊपर उठेगी। उसकी दृढ़ आंखों को देखकर रियान धीरे धीरे जवाब देता है, तो फिर तैयार हो जाओ रानी बनने के लिए।